नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केपी गुप्ता आपको मुख्य परीक्षा के 5वें पत्र का अध्ययन करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछली 2 क्लासेस में सिलेबस का अध्ययन कर चुके हैं और व्याकरण के बारे में जान चुके हैं। चलिए क्लास प्रारंभ करने से पूर्व फ्लैश ब्रेक में चले जाते हैं और 5 मिनट में पूरा का पूरा पिछली क्लास को हम लोग देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स हम यहाँ पर रिटर्न करें। सबसे पहली चीज पढ़ी थी दोस्तों हम लोगों ने कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा लिख ली थी। इस 2 चीजें जल्दी से देखिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण किसी भी भाषा से संबंधित नियमों का समूह है, जिससे क्या होता है, उस भाषा में शुद्धता आती है, लेखन शैली में सुधार होता है, उच्चारण में स्पष्टता आती है। इसके बाद हमने लोगों ने देखा था कि प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे। ठीक है, तो प्रथम व्याकरणकर्ता हमने सर्वप्रथम पाणिनि को माना था, जिनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी था। इसके उपरांत हमने देखा था कि हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था और किस भाषा में लिखा गया था। तो ये देखा था हमने कि जे केटलर के द्वारा लिखा गया था, जो पुर्तगालीज थे, डच भाषा में लिखा था 1715 ईस्वी के आसपास। इसके उपरांत हमने देखा कि हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा था। तो हमने देखा था पंडित दामोदर शर्मा जी ने हिंदी का व्याकरण हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा था, जिसका नाम था, उस ग्रंथ का नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, इसके बाद आए तो हम लोगों ने चर्चाएं की, कामता प्रसाद गुरु का नाम आया और किसका नाम आया था, किशोरीदास वाजपेयी जी का नाम आया। जैसे कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है और मध्य प्रदेश में व्यापम ने आंसर भी दिया था कि पाणिनि किसे कहा जाता है, परंतु जो यूपी में एग्जाम हुआ था तो उन्होंने किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि माना। तो यहाँ पर सबसे मूलभूत यह कि पाणिनि इसलिए कहा गया था कि पाणिनि जो संस्कृत के प्रमुख व्याकरणाचार्य थे और प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे पहले। ठीक, इसीलिए जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य होता है उसको लगभग हम पाणिनि की उपाधि प्रदान कर देते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, आज की क्लास में पढ़ना है दोस्तों, हिंदी का नामकरण कैसे किया गया और हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से लेकर हिंदी तक का जो सफर है वो सफरनामा कैसा रहा, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इससे भी प्रश्न आ चुका है। 2016 का मुख्य परीक्षा का पेपर उठाएंगे, उसमें पूछा गया था कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा। ठीक, तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है अपना सर्वप्रथम हिंदी का नामकरण। नामकरण और उत्पत्ति, और साथ में आप लिख सकते हैं विकास, कि आज जो हिंदी है वो कैसे पहुंची। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा फालतू टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं। और हमने पहली क्लास में आप सभी से डिस्कस किया था कि हम लोग गलतियां करते हैं सुलेख में, क्योंकि हम सुलेख सही नहीं लिख पाते हैं। छोटी की मात्रा इधर बड़ी की लगा देते हैं। रा के रेफ की जगह किस प्रकार का रा का परिवर्तित रूप लगेगा, इन सब चीजों में हम लोग बेसिकली गलतियां करते हैं। और याद रखिए हिंदी का पेपर मात्र 200 का नहीं है। हिंदी जो अपने आप में 300 नंबर समाहित किए हुए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों, वो आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जैसे निबंध लिखना है तो निबंध आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। निबंध भी किस भाषा में लिखेंगे आप, हिंदी भाषा में लिखेंगे। और हिंदी भाषा में लिखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में वोकैब की आवश्यकता होती है, वैसे हिंदी में भी शब्दावलियों की आवश्यकता होती है, और शुद्ध शब्दावलियों की सर्वाधिक होती है। इसलिए आपको ये सोचकर हिंदी पढ़ना है कि आप 200 नंबर नहीं 300 नंबर कवर करें, और ये 300 नंबर में से आप 250 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आप जीएस के 4 पेपरों में कभी भी नहीं ला सकते इतनी अच्छी मार्किंग। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी का नामकरण। तो ये नामकरण में जाने से पहले दोस्तों हमें अपने देश की प्राचीन सभ्यता की ओर जानी होगी। हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता। अब देखिए सिंधु सभ्यता से हम ये प्रारंभ करते हैं, सिंधु सभ्यता। ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। सिंधु सभ्यता में आप जाएंगे तो इसके नामकरण के पीछे ये तर्क दिया जाता है दोस्तों। क्या तर्क दिया जाता है कि यहाँ पर एक सिंधु नदी बहती थी। कौन सी नदी, सिंधु नदी प्रवाहित होती। और आपको पता है कि हमारा व्यापार ईरानियों से भी रहा। ईरानियों की मेसोपोटामिया क्षेत्र आपने सुना होगा,
वहां से भी हम क्या करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तभी तो जो ईरानियों का जो ग्रंथ है उधर का गेंदा अवेस्ता, हमारे वैदिक काल से रिलेटेड तो बनता है, वैदिक काल से मतलब प्राचीन काल में हम ईरानियों से कुछ कुछ रिलेटेड रहे हैं, है ना कहीं से। तो जो ईरानी थे दोस्तों, जैसे अब थोड़ी इस विविधता में ईरान का देखने से पहले यदि हम यहाँ का देखते, कहाँ का देखते हैं दोस्तों, अपने भारत में ही देखते हैं। भारत कहते हैं ना विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा और बोलियां बोली जाती। तो आप बिहार में जाइए और राजस्थान, दो राज्यों को हम कंपेयर कर रहे हैं जो अपने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि बिहार नहीं है, बिहार पहले पड़ोसी राज्य था 2000 के पहले तक, इसलिए हमने बिहार का नाम उल्लेखित किया। राजस्थान और बिहार लेते, ठीक। जैसे हम एमपी वाले क्या बोलते हैं, हमें पानी चाहिए, तो बिहार में चले जाएंगे तो पानी को क्या बोलते हैं, पानी, मतलब ना का उच्चारण क्या करते हैं, ल करते हैं। और आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में क्या होगा, आप गौर करेंगे तो वहां गणेश नहीं बोला जाता, गणेश बोलते हैं, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश। ये देखिए अपने भारत में ही अंतर आ गया कि नहीं आ गया। बिहार में ना को ड़ा बोलते हैं और राजस्थान में चले जाइए तो इसी क्या ना को क्या वहां भी ड़ा बोलते, तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए दोनों जगह अंतर है, उल्टा यहाँ ड़ा को ना बोलते हैं और यहाँ ना को ड़ा बोलते। तो जब देखिए एक ही देश में इतनी विविधता आ सकती है दोस्तों, तो ईरान वालों और भारतवासियों में कितनी विविधता नहीं आ सकती। चूंकि जो ईरानी थे उनके जो उनको टोंग प्रॉब्लम थी, बोलने में दिक्कत आती थी, है ना, तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे दोस्तों सा में को हा बोल, क्या बोलते थे। अब देखिए उनका परिवर्तन कैसे होता गया, उनका परिवर्तन देखिए, सा को वो बोलते थे हमेशा हा, सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे, और धा को क्या बोलते थे, दा। ये ईरानियों का उच्चारण था, सा को बोलना है ह और था को बोलना है क्या, दा। जब ये बोलते रहे दोस्तों तो इसके कारण से क्या हो गया, ये सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। क्लियर। अब हिंदू के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, सिंध प्रांत कहलाता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये सिंध, सिंध से क्या बन गया, ऐसे ही परिवर्तित हुआ तो सिंध से बन गए दोस्तों, वो बोलने लगे हिंद। क्यों, क्योंकि जो ईरानी थे, ईरानी क्या करते थे, ता का उच्चारण हा करते थे और धा का उच्चारण दा करते थे, हिंद बन गया। फिर हिंद शब्द में दोस्तों एक प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया, एक प्रत्यय जुड़ा। तो जब एक प्रत्यय जुड़ गया दोस्तों तो ये क्या बन गया, एक प्रत्यय हिंदी, ठीक, क्या बन गया, हिंदी बन गया। चूंकि जो हम भारतवासी हैं चीजों को अपने हिसाब से ढालना जानते हैं कि हमें किस प्रकार से चीजों को मोल्ड करना है और अब प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अपने नाविक का, जब कारगिल युद्ध में अमेरिका ने अपना जीपीएस नहीं दिया तो हमने खुद का ही बना लिया, ठीक। विपरीत परिस्थितियों को भी कैसे अपने पक्ष में लाने भारतीय जानते और चीजों को मरोड़ना जानते। तो हमें का थोड़ा ऑड लग रहा था बोलने में, अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो समय के साथ इसका अपभ्रंश होते होते ये बन गया हिंदी, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक था हिंदी का नामकरण हो गया दोस्तों। सिंधु सभ्यता से क्या बना, सिंधु, सिंधु से क्या बना, हिंदू, और ये सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र था तो उससे बन गया हिंद। हिंद में एक प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, हिंदीक बन गया, और हिंदीक से समय के साथ ही का गायब हो गया और बन गया हिंदी, ठीक है। इसीलिए यहां से एक बात और देखिए, सिंधु से क्या बना, हिंदू, इसमें हिंदू से ही क्या बन जाता है बाद में, हिंदुस्तान, क्या बना, हिंदुस्तान। अब यहाँ पर हमारे देश में आप लोग इथिक्स भी पढ़ते होंगे, तो हिंदू को लेके बड़े कॉन्ट्रडिक्शन बना रहता है हमेशा कि वी आर नॉट द हिंदू, वी आर द मुस्लिम्स, ऐसा ऐसा करके, वी आर द सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ऐसा बोलते रहते हैं। तो आप आपसे कोई भी पूछे, चूंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमेशा बताइएगा हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है, ठीक है। जब हम कहते हैं तो धर्म सनातन है ना कि हिंदू,
मुस्लिम धर्म हो सकता है, सनातन धर्म हो सकता है, सिख ईसाई धर्म हो सकता है, परंतु हिंदू कोई भी धर्म नहीं हो सकता। हिंदू तो वास्तव में सिंधु का अपभ्रंश, क्या है दोस्तों, हिंदू वास्तव में सिंधु का अपभ्रंश है। और सिंधु के पास में रहने वाले लोग क्या कहलाया, हिंदुस्तान के सिंधु के आसपास का क्षेत्र कहलाया सिंधुस्तान, और यही परिवर्तित होके क्या हो गया, अपभ्रंश रूप में हिंदुस्तान बन गया। इसलिए आपसे साक्षात्कार में भी मदद करे, क्या हिंदू कोई धर्म होता है, तो आप हमेशा कहेंगे नहीं सर हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, धर्म तो वास्तव में सनातन धर्म है। कौन सा है, सनातन धर्म है। ठीक, तो आप यहाँ पर नोट बना करके लिख लीजिए। हिंदी का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये किस शब्द से हुई है, तो क्या बताओगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद से हुई है। फिर पूछ लिया जाए इसका नामकरण किसने किया है, तो अभी हमने क्या कहा, जो ईरानी थे सा को हा बुलाते थे और धा को ता बुलाते थे। तो हिंदी का नामकरण किसने किया, तो हिंदी भाषा का नामकरण किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। तो आप लिख लीजिए, हिंदी शब्द का नामकरण ईरानियों और या फारसियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, किया गया था, ये पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे। क्लियर हो गया कि कैसे नामकरण हुआ। अब देखिए, अब हिंदी बनने का सफर देखते हैं कि हिंदी बनी कैसे। ठीक, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि विश्व में कितने भाषा परिवार है, कितने नहीं है, संक्षिप्त में। बाकी जब भाषा का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, तब वहां विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये हिंदी अपनी इस स्टेज तक कैसे पहुंची, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने में प्रयोग कर रहे हैं, आपसी वार्तालाप में कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय पृष्ठभूमि को देखें या किसी भी विश्व के पृष्ठभूमि में देखें, क्या आप साइंस के हिसाब से एक बच्चे का विकास देखें, कोई भी जो बच्चा होता है गर्भ में धीरे धीरे पलता हुआ आकृति आती है और एक समय के पश्चात वो क्या होता है, विकसित अवस्था में होता है और हम लोगों जैसे वो परिपक्व धीरे धीरे बनता जाता है। इसी प्रकार कोई भी भाषा होती है, पहले वह सहसा अवस्था में होती है और सहसा अवस्था से समय के साथ परिवर्तित होती जाती है और वह मानक भाषा या स्टैंडर्ड भाषा का रूप धारण करती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत भाषा प्रयोग की जाती है। संस्कृत भाषा, ठीक है। अब संस्कृत भाषा में कौन सी कैसी क्या थी, तो देखिए यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा के बारे में समझने के लिए आपको समझना होगा दो बातों के बारे में। वो दो बातें कौन कौन सी हैं, तो पहली बात आपको वेदों की ओर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, वेद की। क्योंकि अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि संस्कृत भाषा सन ने लिखी और सिंधु सभ्यता का उल्लेख क्यों नहीं। इसके पीछे कारण ये मित्रों कि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री में जब पढ़ा होगा, पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक ऐसे कुछ करके पढ़ते हैं आप, तो उसमें आप जब सिंधु सभ्यता देखते हैं तो वहाँ के लिपि के बारे में आपको पता चलता है कि वहाँ लिपि तो थे कुछ ना कुछ, लेकिन वो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। मतलब मोर के चित्र बना दिए गए, तोते के बना दिए गए, मछलियों के बना दिए, इस तरीके की। इसलिए चूंकि उस लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, तो इस कारण से हम कहाँ से लेते हैं, वेद से। और हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथों का प्रारंभ होता है वो वेदों से होता है। ठीक, वेदों में भी दो चीजें, एक लौकिक है और एक वैदिक संस्कृत। वहां से संस्कृत आई और संस्कृत के बारे में याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, देवों की भाषा कहा जाता है। हर पॉइंट आप मेंशन करते चलिएगा, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करें। देवों की भाषा कहा जाता है। देवता क्या होते, देवता होते थे श्रेष्ठ। क्या होते हैं, श्रेष्ठ। तभी आज भी देखिए हम लोग जाते हैं किसी के सामने साष्टांग प्रणाम करें या ना करें, परंतु जब देव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ देवताओं के सामने सत सत नमन भी करते हैं और साष्टांग प्रणाम भी करते हैं और नतमस्तक भी होते हैं। ठीक है, तो देवता क्या होते, श्रेष्ठ, इसे कहते हैं देवों की भाषा या श्रेष्ठ जनों।
और श्रेष्ठ जन स्वयं को क्या कहते थे, आर्य कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, आर्य भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदों के समय प्रयोग की जाने वाली भाषा है कौन सी है, संस्कृत है। हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। इसके बाद पूछा जाए कि संस्कृत को और किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत को हम जानते हैं देवों की भाषा के नाम से जानते हैं। ये किसकी है, श्रेष्ठ जनों की भाषा है। और जो आर्य थे, जो वैदिक सभ्यता में आर्य आए थे, आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, इसलिए इसे आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा का दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है। अब धीरे धीरे, अब चूंकि आम लोग भी आएंगे, अब वेद हैं, उपनिषद हैं, कठिन हो सकते हैं, तो आगे चलकर अब आप देखेंगे देश में बौद्ध और जैन धर्म का प्रवेश, क्योंकि जैन धर्म तो बहुत पहले आ चुका था, परंतु उसे पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई थी। पॉपुलरिटी तो बौद्ध धर्म के बाद ही मिली है, लोकप्रियता। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा धर्म आता है, बौद्ध धर्म। बौद्ध ने कौन सी भाषा अपनाई थी, पाली अपनाई थी। तो जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा किसे परिवर्तित हो गई दोस्तों, पाली में हो गई। अब पाली में चर्चा के लिए आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये पहला पॉइंट यही रहेगा आपका कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो क्या हो जाएगा, पाली। बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, पाली भाषा में दिए गए। यहाँ पर आप याद रखना, बौद्ध ग्रंथों की रचना भी किस में की गई है, पाली भाषा में की। पाली के बाद समय बदलता गया और आ गई प्राकृत। कौन सी भाषा आई दोस्तों, प्राकृत आई। जो प्राकृत भाषा थी, यहाँ पर आपको कौन सी की चीजें देखनी है, जब आप प्राकृत का देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जैन धर्म, क्योंकि पाली के बाद जो धर्म लोकप्रिय हुआ कौन सा था, वो जैन धर्म था। जिसमें आपको पता होगा संथारा प्रथा जुड़ी हुई है, संलेखना जुड़ी हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के माध्यम से ही प्राण त्यागे थे, है ना दोस्तों। ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक, तो प्राकृत में क्या है, जैन ग्रंथों की रचना रचना एवं महावीर स्वामी के उपदेश के, महावीर स्वामी के उपदेश। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरा लिख लेना, स्वामी के उपदेश। ठीक है। इसके पश्चात जैसे ही आएंगे, प्राकृत में थोड़ी अभी और कठिनाई थी, तो आगे चल के जो भाषा बनी दोस्तों, वो बनी अपभ्रंश। ठीक, और अपभ्रंश से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। का अध्ययन हम भाषा के अंतर्गत करें कि अपभ्रंश कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते, कौन कौन से नहीं। बस आप यहाँ पर देख लीजिए, अपभ्रंश का मतलब होता है दोस्तों बिगड़ी हुई भाषा। क्या होता है, इधर लिख दे। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ी हुई भाषा। देखिए, पाली, अब परिभाषा पूछ लिया जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगी, पाली और प्राकृत भाषाओं में जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन हो जाता है, हम जो बोलते चालते हैं उसके कारण में जो परिवर्तन हो जाता है, वो कहलाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश को दोस्तों आभीर भाषा या राणा भाषा या ग्रामीण भाषा भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, आप गौर से समझिएगा तो आपको कारण समझ में आ जाए। इसका कारण ये दोस्तों, ग्रामीण परिवेश यदि आप बिलोंग करते होंगे या ग्रामीण परिवेश में जाते होंगे, तो आप देखेंगे मोबाइल होता है, तो गांव क्षेत्र में मोबाइल नहीं कहा जाता, मोबाइल कोई कोई बोल देता है। तो भाई ये कैसी भाषा है, गांव वाले ना बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोले, इसे ग्रामीण भाषा। ठीक, इसे आभीर भाषा भी कहते हैं। गांव में ज्यादातर लोग क्या रहते, क्या रहते हैं, ग्वाले रहते हैं ना, गाय पशु रखते हैं, पशुओं को रखते हैं, दुधारू पशुओं को रखते हैं, गाय भैंस इनको रखते हैं। तो ये क्या कराते हैं, ग्वाचे। ग्वाचे मतलब ग्वाला, ग्वाला मतलब अहिर। तो अहिरों की जो भाषा उसको कहते हैं आभीर।
आभीर जो शब्द है दोस्तों, अहिर, आभीर का मतलब होता है अहिर। क्या होता है? अहिर। जो गाय भैंस की सेवा करता है, गो सेवा करता है, दुधारू पशुओं को रखता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहते, इसलिए ग्रामीण कहा। आभीर होते हैं, गाय वाय की सेवा करते, इसलिए आभीर भाषा भी कहा जाता है, और इसे राणा भाषा भी कहा जाता है। जब अपभ्रंश आगे गई दोस्तों, तो अपभ्रंश बदल गई अवहट्ट में। अवहट्ट, और अवहट्ट को कहा जाता है दोस्तों संक्रमणकालीन भाषा। और अवहट्ट के बाद हम लोग अब अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अवहट्ट से बन गई दोस्तों, इधर हम लिख दे रहे हैं हिंदी। अवहट्ट से क्या बन गए? हिंदी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो अवहट्ट है दोस्तों, इसको कहा जाता है संक्रमणकालीन भाषा। इस अवहट्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संक्रमणकालीन भाषा। संक्रमणकालीन क्षेत्र कैसे होता है? जैसे आप लोग सेट्स पढ़ते होंगे, एक ये गोला है और एक ये गोला, ये गोला ए हो गया और ये गोला बी। इन दोनों के बीच का क्षेत्र जिसमें दोनों के लक्षण होंगे वो कहलाता है संक्रमणकालीन क्षेत्र, और इसीलिए अवहट्ट को कहते हैं क्या? संक्रमणकालीन भाषा। अब यहाँ पर एक मेंस के हिसाब से एक प्रश्न और देखिएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? ये होती दोस्तों प्रथम प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत को कहा जाता है द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कहा जाता है तृतीय प्राकृत। ठीक, ये बात आप मेंशन कर लीजिए। अब जो प्रश्न आया था 2016 मुख्य परीक्षा में, वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। क्या प्रश्न आया था कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? क्या आया था? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आदि जननी पूछा गया है, तो आदि मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़ा होगा या सुना होगा, आदि मानव कुछ होता है ना दोस्तों। आदि मानव, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, जो बेस है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई। लिंक जोड़ते जोड़ते आप मेन पर जाइए, जहां से उसकी ओरिजिन है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम जब जोड़ना चालू करेंगे तो जोड़ते जोड़ते ऐसे जाते जाते कहां तक पहुंचे? संस्कृत भाषा में। तब हमें पता चला मित्रों कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इस सभी का चार्ट आप लोग अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी हिंदी की उत्पत्ति और यहाँ से ये प्रश्न बनते, ये सीधे बन जाएगा कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। ठीक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? ठीक है, बिगड़ी हुई भाषा कौन सी है? ठीक है ना, अपभ्रंश। अब एक बात और यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए पाली का अपभ्रंश कौन सी भाषा, या संस्कृत का अपभ्रंश कौन सी भाषा? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो आप याद रखिएगा, संस्कृत का अपभ्रंश आपके क्या हो गए? पाली। पाली का अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या हो जाएगा? अवहट्ट, और अवहट्ट का क्या हो जाएगा? इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति और विकास की जो का सफर है, वो सफर कंप्लीट होता है। और यही जो सफरनामा है वास्तव में हमें हिंदी पढ़ने के लिए उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा अपभ्रंश क्या है। तो अब चलिए अपभ्रंश पे चर्चा कर लेते हैं। तो अपभ्रंश में चर्चा कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे वर्तमान हिंदी। ठीक है, तो चलिए ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हेडिंग डालिए अपभ्रंश। अगला टॉपिक अपना क्या है दोस्तों? अपभ्रंश है। अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए हम लोग हिंदी की जो उत्पत्ति का आखिरी पॉइंट है, वर्तमान में जो हिंदी यूज की जा रही है, वहां तक हम लोग
प्रवेश कर जाएंगे। तो अपभ्रंश जानने के लिए दोस्तों आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले अपभ्रंश होते क्या, कितने भागों में बांटा गया है, बोलियां पर भी हमें चर्चा करनी है। तो समय तो उतना नहीं कहेगा कि हम लोग बोलियां अपभ्रंश एक साथ ले लें, लेकिन फिर भी अपन कोशिश पूरी करते हैं। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश का सर्वप्रथम अर्थ आप लोग लेंगे बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ तो पाली और जो प्राकृत भाषा है, पाली और प्राकृत भाषा में समय के साथ जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुआ, उसे ही अपभ्रंश भाषा कहते हैं। ठीक है, पाली और प्राकृत भाषा जो हम प्रयोग करते हैं उसमें समय के साथ ये याद रखिएगा ध्वन्यात्मक परिवर्तन, जो बोलचाल में जो उसमें परिवर्तन होने लगा उसे ही हमने क्या कहा, अपभ्रंश भाषा का नाम दिया। क्लियर? और आप दोस्तों आगे देखिएगा, अपभ्रंश के कई प्रकार हैं। अपभ्रंश का एक विस्तृत साहित्य, बहुत बड़ा साहित्य, ठीक है ना। तो अपभ्रंश के बारे में जो चर्चाएं मिलती हैं कि कितने प्रकार के अपभ्रंश होते हैं, ठीक है ना, और किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। वैसे तो अपभ्रंश 27 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के माने जाते हैं। परंतु भोला भोला राम ने क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि अपभ्रंश के मुख्यतः 7 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 7 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा ये बातें, क्योंकि अपभ्रंश के बहुत सारे प्रकार है, मुख्यतः 27 प्रकार होते हैं। परंतु भोला राम ने क्या कहा, भोला राम तिवारी ने कहा है कि सर अपभ्रंश के केवल 7 प्रकार है जिसका हमें अध्ययन करना है, इस भाषा को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कौन करेगा? अब आप गौर करिए, जो आम लोगों से जुड़ा हो, उनके जीवन से जुड़ा होता है योग, और योग के कौन है? पतंजलि। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के द्वारा उनके ग्रंथ महाभाष्य में किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में किया गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हमें एक चार्ट बनाना रहेगा कि अपभ्रंश कौन से हैं, उनके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। बाकी जो बोलियां रहेंगी दोस्तों उनकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए संक्षिप्त में हम देख लेते हैं अपभ्रंश के प्रकार कौन कौन से, नाम आज देखेंगे केवल, ठीक। और जब बोलियां पढ़ लेंगे उसके बाद हम अध्ययन करेंगे इस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां होती, और समय ने यदि कहा तो आज ही हम बोलियों का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अपभ्रंश में सर्वप्रथम हमेशा याद रखिए, केवल आज नामकरण देख रहे हैं और नामकरण इनका देख ले रहे हैं, फिर जब बोलियों को पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और नाम कैसे याद करना है, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज केवल हम केवल इनके क्या देखते हैं, नाम देखते हैं, वो 7 अपभ्रंश कौन कौन से। तो एक होता है दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश, कि आपको ये ना लगे कि हमने नाम नहीं सुना। अपभ्रंश के प्रकार पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 7 प्रकार हैं। वैसे तो 27 होते हैं, लेकिन पंडित भोलाराम तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा विद्यार्थियों के लिए कठिनाई ना हो, तो उन्होंने कितने प्रकार बता दिए? 7 प्रकार बता दिए। क्या नाम है? पंडित भोलाराम तिवारी, ठीक है। तो चलिए, पहला कौन सा हो गया? सौर सैनी अपभ्रंश। दूसरा नाम उन्होंने बताया जो महत्वपूर्ण है, अर्धमागधी।
तीसरा उन्होंने नाम बताया मागधी। क्या बताया? तीसरा मागधी। चौथा उन्होंने बताया प्राचर। पांचवा उन्होंने बताया पैसाची। क्या बताया? पैसाची। छठवां बताया उन्होंने खस। और अब जो सातवां बताया दोस्तों, उसकी आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। सातवां जो अपभ्रंश वो लेकर आए, उन्होंने कहा कि वो जो राज्य है वो हमेशा कुछ ऐसे बातों के लिए प्रचलित रहा है जहां पर क्या होता रहा है दोस्तों, जहां पर हमेशा कुछ ऐसा हुआ है जिसने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, नव चेतना का संचार किया है, पुनर्जागरण में योगदान दिया है। और वो स्थान आप लोग गौर कर पा रहे होंगे कौन सा है, हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और उसका नाम है महाराष्ट्र। तो उन्होंने महाराष्ट्र से नाम दिया महाराष्ट्री। ठीक है, ये हो गए आपके सातों अपभ्रंशों के नाम। कौन कौन से हुआ? सौरसेनी, आर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, पैसाची, खस और महाराष्ट्र, ये सात अपभ्रंश है। अब इन सातों का क्षेत्र आप याद कैसे रखेंगे, अब आप हम लोग अगली स्लाइड में देखें। नाम हो गया सात के सातों। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, एमपी का बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए, ये लगभग हमने बना दिया मध्य प्रदेश का मैप। अब मध्य प्रदेश के मैप के बाद देखेंगे तो भारत का मैप इधर से पूरा ऐसे चला जाता है, ये पूरा, और ये चला जाता है, बाकी ऐसे जो भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यदि गौर करते हैं दोस्तों, तो पाएंगे बहुत सारी चीजें कि कैसे हमें ये सातों अपभ्रंश क्रम से याद हो जाए। तो उसको देखने के लिए चलिए अब हम चालू करते हैं। पहला नाम क्या लिखा था दोस्तों, थोड़ी सी गौर करिए। पहला नाम लिखा था हमने, पूरा नहीं लिखेंगे आप, सौर सेन। क्या लिखा? सौर सेनी। सौर सेनी मतलब सौर्य। सौर मतलब होता है वीर। वीरों का क्षेत्र कौन सा रहा है? वीरों का क्षेत्र वहां रहा होगा, वो क्षेत्र रहा होगा दोस्तों जहां राजपूत रहे होंगे, महाराणा प्रताप रहे होंगे, राणा सांगा रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है आपका राजस्थान का। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये राजस्थान का क्षेत्र। इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि पूरा इंडिया का मैप अच्छा नहीं बन पाया है। ये मध्य प्रदेश के इधर का क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या है? राजस्थान का क्षेत्र है कि नहीं है? तो ये वाला जो क्षेत्र है, आप इधर से चालू करेंगे। कहां से? जब हम अपभ्रंश याद करेंगे तो आप हमेशा कहां चलेंगे? वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। याद रखिएगा, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हम अग्रसित होंगे। तो जब हुए तो ये वीरों का क्षेत्र जो रहा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है? पहला क्षेत्र। पहला क्षेत्र अपना क्या होगा? सौर सैनी। ये क्लियर हो गया? तो सौर सैनी अपभ्रंश किस क्षेत्र में आ गया दोस्तों? सौर सैनी अपभ्रंश आ गया आपके राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। इसके साथ इस भूमि को हम कैसे छोड़ देते हैं? आला उदल की जो भूमि, वो तो नहीं छोड़ेंगे ना दोस्तों। तो आला उदल की भूमि कौन सी है? आला उदल की भूमि है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में भी क्या हुआ? वीरता का बखान हुआ है, क्योंकि जहां राजा छत्रसाल हो वहां वीरता ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कहा भी गया है कि लाल छितिपाल छत्रसाल महाबली बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। तो छत्रसाल के बारे में जब इतनी सारी बातें कही गई हैं, तो इस क्षेत्र को तो हम वीरता के में शामिल करेंगे ही करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं। तो जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया सौर सैनी अपभ्रंश। तो कौन कौन सा क्षेत्र हमने देख लिया? राजस्थान, मालवा, और उसके बाद कौन सा? बुंदेलखंड। ये क्षेत्र आपके किस में आ गए? सौरसेनी अपभ्रंश में आ गए। अब यहाँ चलेंगे आप, तो यहाँ एक बहुत ही फेमस स्थान है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? अनुमान लगाएंगे आप? इस क्षेत्र का नाम है मगध।
क्या है, मगध, जो कि क्या रहा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद रहा है, और ये किसके लिए, हाथियों के लिए और कौटिल्य के लिए फेमस है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब जब यहाँ पर आए, मगध में आए, तो मगध जाने के लिए ये यहाँ से हम लोग भारत में प्रवेश करते, कहाँ से किए, ये गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ से जाए गए जाते जाते यहाँ तक पहुंचे ना। अब आधी दूरी तो लगभग तय कर ली, तो मगध से आधा क्षेत्र आया कि नहीं आया, तो ये जो बुंदेलखंड वाला आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र होगा जो सॉरी बघेलखंड का क्षेत्र, ये बघेलखंड का क्षेत्र है कि नहीं है, ये जो बघेलखंड का क्षेत्र है ये कहलाता है, आता आपका अर्धमागधी। ये होगा दूसरा। ये यार तुम यहाँ यहाँ पर आपका प्रयागराज भी है, तो यहाँ पर के जो ये पूरा क्षेत्र है ये किसमें कवर होगा, ये आपका कवर होगा दोस्तों अर्धमागधी में। किसमें होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आ गया। इसके बाद अब यहाँ से अर्धमगध का क्षेत्र आधा दूरी तय कर चुके हैं, तो आप थोड़ी और दूरी तय करेंगे, तो यहाँ आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए दोस्तों ये मगध में। कहाँ पहुंच गए, मगध में पहुंच गए। तो यहाँ जो अपभ्रंश रहेगा, इस क्षेत्र में जो अपभ्रंश है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मागधी। देखिए ये 3 अपभ्रंश हो गए कि नहीं हो गए, और ये कौन सा क्षेत्र मागधी अपभ्रंश वाला है, बिहार का क्षेत्र है। और इन्होंने इसके साथ इधर जितने भी क्षेत्र थे ना, ये असम वसम, इन सबको इन्होंने समाहित कर दिया। क्या कर दिया, बिहार का क्षेत्र, बिहार के बाद जो बंगाल उड़ीसा वो सभी क्षेत्र किसमें ला दिया गया मित्रों, वो ला दिया गया आपका मागधी अपभ्रंश। 3 हो गए। इसके बाद चौथा अपभ्रंश हम लोगों ने क्या लिखा है, देखिए चौथा लिखा है ब्राचड़, 5वां लिखा है पैसाची। तो आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है, ब्राचड़ हम देखते हैं ब्राचड़ में कौन सा क्षेत्र आता है। तो जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, तो देखिए पहले हरियाणा का क्षेत्र आता है कि नहीं आता, तो हरियाणा के क्षेत्र के आसपास पहुंचेंगे तो कौन सा हो गया, आपका ब्राचड़ आ गया। कौन सा आ गया, ब्राचड़ का क्षेत्र, जो इधर का क्षेत्र क्या हो गया आपका, ब्राचड़, ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, ब्राचड़। और यहाँ पंजाब के आसपास सिंध प्रांत का क्षेत्र है जो आसपास, वो हो गया आपका पैसाची। क्या हो गया आपका, पैसाची। इसमें आ जाती है आपकी पंजाबी और लहंदा। ठीक है, ये 5 चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। इसके बाद 6वां, और जब आप इधर हरियाणा तरफ हिमाचल प्रदेश आ जाएं तो ये आ जाएगा उत्तराखंड का क्षेत्र। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है दोस्तों, तो उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको क्या घास पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो घास को अच्छा शब्द बोले तो बोलते हैं खस। क्या बोलते हैं, खस। तो इधर ये जो अपभ्रंश है वो क्या हो गया आपका, खस। ठीक है, इसके बाद आखिरी आपका बचता है महाराष्ट्री। अब महाराष्ट्र नाम से स्पष्ट है, तो कौन सा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका हो गया 7वां अपभ्रंश, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब दक्षिण में हम नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दक्षिण में क्या बोलते, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये तो अपने संपट ही नहीं पड़ती। हाँ थोड़ा बहुत महाराष्ट्री आ जाती है समझ में, तभी तो हम लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ तक हम लोग अध्ययन करते हैं, और ये अपनी कहलाती है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये अपभ्रंश का टॉपिक समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम लोग बोली का अध्ययन करेंगे, और ये अध्ययन करेंगे कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, क्योंकि पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।